हेलो एवरीवन, वेलकम ईडू मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस। और आज मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से सीबीएसई हिंदी क्लास 9th के क्षितिज भाग 1 की पुस्तक में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा रचित चंद्रगहना से लौटती बेर कविता की संदर्भ से व्याख्या भाग 3 पढ़ाने वाली हूँ और इन कविता की विशेषताओं के बारे में भी बताऊँगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनके द्वारा रचित चंद्रगहना से लौटती बेर कविता का भाग 1 और भाग 2 को मैं अपनी इसके पहले की वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ और इनके जीवन परिचय एवं इनकी रचनाओं आदि के बारे में भी बताई हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रखी हूँ। आप चाहें तो यहाँ जाकर इनकी और वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, उन लोगों से यह ज़रूर कहना चाहूँगी जो मेरे इस चैनल ईडू मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस में अभी नए हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और सब्सक्राइब वाले बटन में जाकर बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मैं अपनी जितनी भी वीडियो को अपडेट करूं उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को भी मिल सके और आप भी मेरी हर एक वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए अब मैं आती हूं अपने मेन टॉपिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पर कवि केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा रचित चंद्रगहना से लौटती बेर कविता की संदर्भ से व्याख्या भाग 3 दिया गया है। तो जैसा कि आप संदर्भ के बारे में जानते हैं कि यह प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित कविता चंद्रगहना से लौटती बेर नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचनाकार कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। ठीक है, और अब इनके द्वारा रचित यहाँ इनकी कविता दी गई है जिसे मैं आपको व्याख्या के साथ पढ़ाने वाली हूँ और साथ में ही इसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ भी बताती चलूँगी। तो इनकी कविता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के छपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। तो यहाँ इस कविता की व्याख्या बताने से पहले आपको बता दूं कि कविता की इन पंक्तियों में कवि नगरी जीवन की नीरसता के प्रति उपेक्षा का भाव तथा ग्रामीण जीवन की सरसता के चित्र खींचते हुए प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के छपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। अर्थात कवि अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि वहीं पर यानी उस पोखर या तालाब पर एक काले माथे वाली चतुर यानी चालाक चिड़िया अपने श्वेत पंखों या सफ़ेद पंखों के छपाट मार अर्थात छपाटे मार कर भरे जल के हृदय पर या जल से भरे पोखर या तालाब के मध्य भाग पर टूट पड़ती है, अर्थात शीघ्रता से झपट्टा मारकर आक्रमण करती है। और आगे है, एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। अर्थात कवि कहते हैं कि एक उजली चटुल यानी चतुर या चालाक चंचल चालाक चंचल सफ़ेद छोटी मछली को अपनी पीली चोंच में दबाकर दूर आकाश में उड़ जाती है। ठीक है, और यहाँ पहले मैं आपको इस कविता की विशेषताओं के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ इसमें कवि ने तालाब के किनारे पाए जाने वाले जीव जंतुओं के क्रियाकलापों को दर्शाया है। और यहाँ इस कविता की विशेषताओं में कवि ने गांव की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन किया है तथा इसकी जो भाषा है वो सरल और प्रसंगानुसार है। ठीक है, और अब आगे इनकी कविता दी गई है, देखिए, जिसमें कवि ने चित्रकूट और बुंदेलखंड की धरती और वहाँ दूर तक फैली पहाड़ियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आओ यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है। यानी कि यहाँ इस पंक्ति में कवि का कहना है कि यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ यहीं से कुछ दूरी पर भूमि या जमीन कुछ ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, अर्थात रेल लाइन बिछी हुई है। और आगे है, ट्रेन का टाइम नहीं है मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ जाना नहीं है। अर्थात कवि कहते हैं कि ट्रेन या रेलगाड़ी के आने जाने का समय निश्चित नहीं है और मैं यहाँ स्वच्छंद या स्वतंत्र होकर यहाँ की प्राकृतिक सुषमा को देख रहा हूँ और जैसे मुझे कहीं जाना नहीं है। और फिर आगे दिया है, चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली है। यानी कि फिर यहाँ कवि कह रहे हैं कि
इस स्थान के पास में चित्रकूट की अनगढ़ और चौड़ी व कम ऊंची पहाड़ियां दूर दूर तक फैली हुई हैं। और फिर अगली पंक्ति है, बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। अर्थात उस बंजर भूमि या पथरीली जो जमीन है, उस पथरीली जमीन पर कहीं कहीं रीवा यानी बबूल के छोटे, जो बबूल के जैसे कांटेदार एवं कुरूप जो पेड़ हैं वो दिखाई देते हैं। अर्थात यहाँ पर कवि यह बताना चाहते हैं या फिर यह कहना चाहते हैं कि चित्रकूट के आसपास की पहाड़ियों पर कांटेदार झाड़ियाँ एवं पेड़ हैं तथा वह क्षेत्र उपजाऊ है। और फिर आगे दिया है, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर टे टे टे, सुन पड़ता है वन स्थली का हृदय चीरता उठता गिरता सारस का स्वर टिरटो टिरटो। यानी कि यहाँ इन पंक्तियों में कवि ने वन स्थली में गूंजती तोते और सारसों की मधुर आवाज़ों का वर्णन किया है, जिसमें कवि कहते हैं कि चित्रकूट के समीप की पहाड़ियों पर जब तोते का मीठा मीठा रस टपकता हुआ और उसकी टेटे की मधुर स्वर सुनाई देती है तो अत्यंत आनंद मिलता है। और इस प्रकार दूसरी ओर जब सारसों की टिरटो की स्वर या आवाज़ सुनाई पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो वह वन स्थली या जंगल की शांत हरियाली को भंग कर रहा है और यह स्वर अत्यंत करुण है। और इसीलिए कवि कहते हैं कि यह स्वर या आवाज़ वन स्थली के हृदय को चीर रहा है। ठीक है, तो ये थी इस कविता की व्याख्या। और अब इनकी आगे की कविता की व्याख्या बताने से पहले इस कविता की काव्यगत विशेषताओं के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि इस कविता में कवि दूर तक फैली ऊंची पहाड़ियों और जमीन के वीरानेपन का वर्णन किया है। और इस कविता में वन स्थली का मानवीकरण किया गया है तथा इसमें जैसे दूर दिशाओं कांटेदार कुरूप सुग्गे का स्वर और सारस का स्वर जिसमें अनुप्रास अलंकार है, और जैसे इसमें ऊंची ऊंची मीठा मीठा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और इस कविता में जो टे और टीटो ये ध्वन्यात्मक शब्द हैं। और इसके अतिरिक्त इस कविता में रेल ट्रेन जैसे अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये थी इस कविता की विशेषताएं। और अब आगे कवि केदारनाथ जी के द्वारा रचित चंद्रगहना से लौटती बेर की अंतिम कविता यहाँ दी गई है। देखिए, यहाँ उनकी अंतिम कविता दी गई है और कविता है, मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग, जहाँ जुगुल जोड़ी रहती है हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। तो यहाँ इस कविता में देखा जाए तो इसमें प्रकृति की इस छटा को देखकर कवि ने पंक्तियों में अपने हृदय में उपजी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग। अर्थात कवि इस पंक्ति में कहते हैं कि मेरा मन होता है कि मैं भी सारस के संग या सारस के साथ पर यानी पंख फैलाकर उड़ जाऊं, जहां जुगुल जोड़ी रहती है हरे खेत में। अर्थात जहां हरे खेत में जुगुल जोड़ी मतलब सारस का जोड़ा। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि जहाँ हरे खेत में सारस और सारसी की जुगुल जोड़ी रहती है। और आगे है, देखिए, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूँ चुप्पे चुप्पे। यानी कि कवि कहते हैं कि उस जुगुल जोड़ी की सच्ची प्रेम भरी कहानी या बातें चुप्पे चुप्पे यानी कि चुपचाप सुनता रहूं। तो ये थी चंद्रगहना से लौटती बेर की अंतिम कविता की व्याख्या। और इस कविता की विशेषताओं के बारे में भी बता देती हूँ। जैसे कि इस कविता में प्रकृति के सौंदर्य का गद्यात्मक चित्र अंकित हुआ है, जिसमें प्रकृति और संस्कृति दोनों ही घुल मिलकर एक हो गए हैं। और यहाँ पर दिया है जुगुल जोड़ी, जिसमें अनुप्रास अलंकार है तथा चुप्पे चुप्पे में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। ठीक है, तो ये थी इस कविता की अंतिम कविता की विशेषताएं। और अब मुझे पूरा विश्वास है कि कवि केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा रचित चंद्रगहना से लौटती बेर की प्रत्येक कविता की व्याख्या और कविता की काव्यगत विशेषताएं जो हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब आगे देखिए, आगे देखिए, ये देखिए, यहाँ मैंने जो अभी तक के कवि
केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा रचित चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में जो कठिन शब्द आए थे, उन कठिन शब्दों के अर्थ भी मैं यहाँ स्क्रीन में दे रखी हूँ। आप चाहे तो इसे भी याद कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर याद कर सकते हैं, ठीक है। और अगले दिन मैं आपको इस लेसन से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करवाऊंगी। और अब मैं अपनी आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि आज की मेरी यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है वो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। और मेरे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी को थैंक यू।